अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड होप यू ऑल आर प्रीटी वेल। तो आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ फॉर द क्लास 12th इन द प्लेलिस्ट ऑफ द मून चार्ज या मैग्नेटिज्म। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने इससे पहले दो लेक्चर्स में बार बार बोला था कि हम आखिरी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये है इस प्लेलिस्ट या ये है इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर एंड इट विल बी ऑन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को पढ़ने से पहले मैं यहां पर एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, वो ये है कि एज फार एज द बोर्ड एग्जाम्स आर कंसर्न दिस टॉपिक is becoming a very favorite question for the exam setter. So आपसे निवेदन है कि आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये एग्जाम सेटर के लिए बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बनता है। तो मैंने जितने भी अभी तक बोर्ड एग्जाम्स देखे हैं तो दिस क्वेश्चन हैज बीन मैक्सिमम टाइम्स आस्क्ड। सो आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से देखिएगा तो मजा आ जाएगा क्योंकि इस लेक्चर में मैं एनिमेशन यूज करने वाला हूं ताकि आपको ये वाला जो टॉपिक है या ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं, ये क्या होता है? एक्चुअली ये एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। समझा मेरी बात? तो करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट, एक सर्किट में डिटेक्ट करने के लिए क्या इस सर्किट में करंट है कि नहीं, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो इसका मतलब यह है कि इट इज नथिंग, इट इज अ करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। समझ में आया? तो ये हमें कुछ नहीं करता, ये हमें करंट डिटेक्ट करता है एक सर्किट में। आर यू गेटिंग मी? तो मगर इतना ही नहीं, ये करंट डिटेक्टर ही नहीं है, ये छोटी छोटी करंट या छोटे छोटे वोल्टेज, बहुत कम वोल्टेज या बहुत कम करंट, मतलब कि माइक्रो एम्पियर, ये वो भी मेजर करता है। एक होता है डिटेक्ट करना और दूसरा होता है मेजर करना। ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है ये कुछ नहीं करता, ये करंट को डिटेक्ट करता है। मगर इसके साथ साथ ये छोटी करंट यानी कि जो माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की होगी तो ये उसको मेजर भी करता है, और अगर बहुत कम वोल्टेज भी होगी तो उसको भी मेजर करता है। मतलब कि इट इज आल्सो मेजरिंग द स्मॉल करंट्स एज वेल एज द वोल्टेजेस। दैट इज व्हाई दिस गैल्वेनोमीटर इज समटाइम्स यूज्ड एज एन एमीटर, बिकॉज एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द करंट बट नॉट टू डिटेक्ट द करंट। आर यू गेटिंग मी? तो दैट इज व्हाई गैल्वेनोमीटर बहुत टाइम्स आपको एमीटर कन्वर्ट करना पड़ता है क्योंकि ये मेजर करंट भी करता है, ये मेजर वोल्टेज भी करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो वोल्टेज को मेजर करता है उसको क्या बोलते हैं? वोल्टमीटर। तो इसका मतलब है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टमीटर आल्सो। इसका मतलब है कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है ये, क्योंकि ये एक तो डिटेक्टर है और दूसरा ये एमीटर भी है और तीसरा ये वोल्टमीटर भी है। आर यू गेटिंग मी? एमीटर और वोल्टमीटर की बात अभी नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि ये करंट को डिटेक्ट कैसे करता है। ठीक है, तो ये है इसकी डेफिनेशन। अब बात यह है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है या ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो अब टॉपिक आ जाएगा कि ऑन विच प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो वो प्रिंसिपल आपने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा है। वो क्या पढ़ा आपने कि अगर हम एक लूप, करंट लूप, याद रखना लूप नहीं करंट लूप, मतलब कि एक क्लोज्ड पाथ होगी या एक क्लोज्ड सर्किट होगा या एक क्लोज्ड वायर होगी और आप उसमें से करंट चलाइएगा, फिर उस करंट लूप को अब अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो व्हाट विल हैपन टू दैट? आपको पता है कि सर उस पर टॉर्क पड़ता है, हमने वो टॉपिक इससे पहले पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है आपने तो मैं यहां पर उसकी लिंक देता हूं, तो वो पहले पढ़िएगा, उसके बाद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़िएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक करंट लूप अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे उस पर टॉर्क पड़ता है और टॉर्क का काम है रोटेट करना। मतलब कि एक करंट लूप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है यानी कि उस पर टॉर्क पड़ता है। तो ये उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है कि करंट लूप, एक करंट लूप अगर आपके पास होगा, अ करंट लूप इन an external magnetic field, external magnetic field
एक करंट लूप को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर क्या पड़ेगा, उस पर टॉर्क पड़ेगा, एक्सपीरियंसेस टॉर्क, एक्सपीरियंसेस टॉर्क। तो इसका मतलब है कि यहां पर भी हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं कि ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है इसमें हम एक काम करेंगे, एक करंट लूप को लेंगे, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर क्या पड़ेगा, टॉर्क। और टॉर्क का काम क्या है, उसका काम है ट्विस्ट देना, यानी कि रोटेट करना, डिफ्लेक्शन देना, एंगुलर डिफ्लेक्शन देना। तो इसका मतलब कि ये उसको रोटेट करेगा, रोटेट करेगा। किसको रोटेट करेगा, ये टॉर्क उस कॉइल को, और उस कॉइल को जब रोटेट होगी तो वही आपको एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनेगा आगे। तो कैसे बनेगा, ये प्रिंसिपल यूज करके हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को बनाएंगे। अब इससे पहले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसे वर्क कर रहा है, ये कैसे बनता है, उससे पहले हम देखेंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, कि हम कैसे एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को बनाएंगे। ठीक है, तो अब आ रहा है टॉपिक कंस्ट्रक्शन, मतलब कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम कैसे बनाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसमें आप क्या क्या चीजें यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को बनाने के लिए हम एक परमानेंट कनकेव शेप्ड मैग्नेट लेते हैं। यानी कि ये मेरे पास मैग्नेट है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, आर गेटिंग मी, मगर मैं इनको कैसी शेप देता हूं, कनकेव शेप्ड। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर दो कनकेव शेप्ड परमानेंट मैग्नेट लिए हैं, तो इनको मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि इससे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहले हमें क्या चीज चाहिए, हमें कनकेव शेप्ड परमानेंट मैग्नेट यूज होता है। ठीक है, तो वी यूज कनकेव शेप्ड परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो अब जब हमने ये कनकेव शेप्ड परमानेंट मैग्नेट लिया तो उसके बाद हम क्या लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं। क्या लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर इंसुलेटेड कॉइल लेते हैं। तो उसके बाद जो दूसरा चीज हमें यूज होता है वो होता है इंसुलेटेड रेक्टेंगुलर कॉइल। हम रेक्टेंगुलर कॉइल को लेते हैं, इंसुलेटेड, मगर आप मेनी टर्म्स उसके बहुत सारे टर्न्स लेते हैं। अब आप बोलेंगे कि क्यों बहुत सारे टर्न्स लेते हैं, क्योंकि उससे टॉर्क बढ़ेगा, उससे डिफ्लेक्शन ज्यादा आ जाएगी, वो आगे काम आ जाएगा। इंसुलेटेड रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स। अब आप बोलेंगे कि सर बहुत अच्छा, तो ये मेरे पास ये नॉर्थ पोल बन गया कनकेव शेप्ड, ये मेरे पास साउथ पोल बन गया। ठीक है, तो ऐसे ही यहां तक है, आर गेटिंग मी, ऐसे कनकेव शेप्ड है ये। ठीक है, तो इस के अंदर मैं क्या रखता हूं कि एक कॉइल को रखता हूं, और वो रेक्टेंगुलर कॉइल होती है बहुत टर्न्स की। ठीक है, अब उस कॉइल को किस पे बाउंड करते हैं हम एक पिवेटेड मेटल स्ट्रिप लेते हैं। क्या लेते हैं, जैसा कि मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपको, एक पिवेटेड मेटल स्ट्रिप होता है, तो इसके दो एंड्स होते हैं। तो वो दो एंड्स क्या करते हैं कि उन पे हम उसके बाद दो कॉइल्ड स्प्रिंग्स यूज करते हैं। क्या करते हैं, दो कॉइल्ड स्प्रिंग्स यूज करते हैं। तो जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है कि ये दो कॉइल्ड स्प्रिंग्स होते हैं, तो एक स्प्रिंग के दो एंड्स होते हैं। तो एक एंड हम इसी मेटल स्ट्रिप के साथ कनेक्ट करते हैं, दूसरा हम उस इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम इसको रखेंगे उसके साथ बंद करते हैं, फिक्स करते हैं, ताकि जब ये मेटल स्ट्रिप जिसके इर्द गिर्द मैंने ये कॉइल वाउंड कर दी, जब वो घूमेगा तो जो ये स्प्रिंग है इसको ट्विस्ट मिलेगा, क्योंकि इसका एक एंड फिक्स्ड होता है विद द इंस्ट्रूमेंट बॉडी। आर गेटिंग मी? और उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, उसके बाद हम एक सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं। तो सॉफ्ट आयरन कोर जो होता है उसको हम इस कॉइल के अंदर रखते हैं। तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है इसको हम सिलेंड्रिकल, सॉफ्ट आयरन कोर जो होता है कि इसको हम इसलिए लेते हैं ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां पर ये क्या होगा, ये आपका यूनिफॉर्म रहेगा और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। आर गेटिंग मी? इसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद एक पॉइंटर को कनेक्ट करते हैं। ये जहां पर जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि एक पॉइंटर को इसी मेटल स्ट्रिप, ये जो पिवेटेड मेटल स्ट्रिप है इसके साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अब अगर
कॉइल घूमेगी तो वो मेटल स्ट्रिप को भी घुमाएगी। जब मेटल स्ट्रिप घूमेगा उसके ऊपर अब ये जो पॉइंटर लगा हुआ है वो भी घूम जाएगा, तो वो पॉइंटर आपको बोलेगा कि हाउ मच इज द डिफ्लेक्शन। और अब आपको पता है कि जब हमने अब कॉइल भी वाउंड कर दी इसके इर्द गिर्द, तो उस कॉइल के दो एंड्स होंगे आर गेटिंग मी, तो उसके दो एंड्स हम दो टर्मिनल्स के साथ जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर को, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है। तो उसके बाद ये जो दो टर्मिनल्स है इसमें हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से इस कॉइल में करंट आ जाएगी। अब आपका ये टॉपिक आ गया कि अब हमने करंट लूप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो अब क्या होगा कि अब इस पे टॉर्क पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल है। क्या है? रेडियल। आप बोलेंगे कि सर ये रेडियल क्या होता है? कि ये जो यहाँ पर ये सर्कल बन रहा है, या ये जो आप टॉप व्यू से दिख रहा है कि ये जो सर्कल यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो रेडियल निकलता है along the radius of this circle, इस रेडियस के थ्रू जा रहा है। Are you getting me? तो that is why this magnetic field is called as it is a radial magnetic field। क्या है ये? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों रखते हैं? तो इसके लिए आपको पता है कि हम दो कनकेव शेप्ड परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं और उसके अंदर सॉफ्ट आयरन को रखते हैं, वो भी सिलेंड्रिकल। उसकी वजह से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो क्यों रखते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, वो मैं एंड में बता दूंगा कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों रखते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि अब इसकी वर्किंग ये अब वो कैसे करेगा। ठीक है, तो अब इसकी वर्किंग देखेंगे। तो वर्किंग ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब आपको पता है कि यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब हमने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया और वो करंट लूप के थ्रू जा रहा है, तो आपको पता है कि करंट लूप को क्या पड़ेगा, उस पर टॉर्क पड़ेगा। और वो टॉर्क किसके बराबर होता है? तो टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन ऑफ थीटा। ये मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया है कि वो टॉर्क कितना पड़ता है। तो N इज द नंबर ऑफ द टर्न्स इन द कॉइल, I इज द करंट इन द कॉइल, एंड A इज द एरिया ऑफ द लूप, रेक्टेंगुलर लूप, एंड B इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मैंने ले लिया ना, तो यहां पर आप देखेंगे कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर आप यहां पर देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ है और जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर वाली डायरेक्शन में, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है, तो क्या होगा कि यहां पर इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है। तो इसका मतलब कि ये थीटा जो है इट इज 90 व्हेन एट ईच एंड एवरी रोटेशन। आप कहीं पे भी घुमा दो इसको तो थीटा हमेशा 90 रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है, तो उसकी वजह से थीटा हमेशा 90 रह रहा है। तो जब थीटा 90 रह रहा है तो साइन 90 क्या हो गया? तो साइन 90 हो गया 1। तो टाउ जो इस लूप पे पड़ेगा, करंट लूप पे, वो पड़ेगा NIAB। समझ में आया? अब आपको पता है कि ये कॉइल रोटेट हो रही है। जब कॉइल रोटेट हो रही है तो इसके ऊपर और इसके नीचे पिवटेड एंड्स पे क्या लगा है? स्प्रिंग्स लगे हैं, तो उनमें ट्विस्ट आ जाएगा। अगर कॉइल कैसे रोटेट हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, तो जो ऊपर स्प्रिंग लगे हुए हैं उनमें कैसा ट्विस्ट आ जाएगा? क्लॉकवाइज ट्विस्ट आ जाएगा। आर यू गेटिंग मी? मगर आपको पता है कि वो उनमें जो ट्विस्ट आ जाएगा स्प्रिंग में वो किसके बराबर होता है? तो मैं ऐसे लिखता हूं टाउ एस। तो टाउ एस मीन्स द रेस्टोरिंग टॉर्क, जो किन में आ जाएगा? जो इन स्प्रिंग्स में आ जाएगा, क्योंकि उनमें ट्विस्ट लगा। तो वो अब चाहते हैं कि हम वापस आ जाएंगे, तो वो ट्विस्ट किसके बराबर होगा? वो होता है के फाई के बराबर। ये टॉर्क लगा कॉइल पे, तो कॉइल जब घूमी तो इसके ऊपर फिक्स किया गया या इसके नीचे जो फिक्स किया गया क्या? कॉइल्ड स्प्रिंग, तो उसमें ट्विस्ट आ जाएगा, उसमें भी टॉर्क आ जाएगा, रेस्टोरिंग टॉर्क। वो किसके बराबर होता है स्प्रिंग में? के फाई के बराबर। वाई के इज कॉल्ड ए टॉर्शनल कांस्टेंट एंड फाई इज कॉल्ड द ट्विस्ट।
कितना घुमाया आपने। तो जितना घुमाएंगे ना आप एक कॉइल को, ऊपर जो स्प्रिंग आएगा उतना उसमें ट्विस्ट आ जाएगा, उसकी वजह से उसमें वापस रेस्टोरिंग टॉर्क आ जाएगा। तो एज फार एज द स्प्रिंग डेफिनेशन ऑफ द स्प्रिंग इज कंसर्न, तो टॉर्क उनमें जो आता है वो K phi के बराबर होता है। तो ये K क्या होता है? इट इज कॉल्ड एज टॉर्शनल कांस्टेंट। तो टॉर्शनल कांस्टेंट होता है रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन या पर यूनिट एंगुलर डिफ्लेक्शन। अगर 1 डिग्री घूमा वो, तो उसकी वजह से उसमें कितना रेस्टोरिंग टॉर्क है उसको K बोलते हैं। आर गेटिंग मी? तो अब आपको पता है कि यहां से कॉइल घूम रही है, यहां से कॉइल घूम रही है क्योंकि उस पर टार्क पड़ रहा है। टार्क का काम होता है कॉइल को रोटेट करना, एक करंट लूप को रोटेट करना। ऊपर से किस में ट्विस्ट आ रहा है? ऊपर से ट्विस्ट आ रहा है स्प्रिंग में, या नीचे से किस में ट्विस्ट आ रहा है? स्प्रिंग में। तो उनका टार्क और इसका टार्क इक्विलिब्रियम में होता है। जितना ये घुमाना चाहता है इधर की ओर, उतना वो इधर की ओर वापस उसको लाना चाहता है। तो एट इक्विलिब्रियम ये जो रेस्टोरिंग टॉर्क है, इट विल बी इक्वल टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस करंट लूप और एक्टिंग ऑन दिस करंट। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इस पे पड़ेगा, तो वो टॉर्क किसके बराबर होगा? रेस्टोरिंग टॉर्क के बराबर। तो एट इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा कि दिस टॉर्क विल बी इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब कि K phi इज इक्वल टू NIAB। मगर आप बोलेंगे कि ये K एक स्प्रिंग के लिए पता होता है, नून होता है। हर किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट पता होता है। तो यहां पर ये जो डिफ्लेक्शन आ जाएगी, ये कौन सी डिफ्लेक्शन? इट इज नॉट द लीनियर डिफ्लेक्शन, इट इज एंगुलर डिफ्लेक्शन। दैट इज व्हाई दिस K इज कॉल्ड टॉर्शनल कांस्टेंट। इट इज वन सॉर्ट ऑफ दिस स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये फाई किसके बराबर आ जाएगा? NIAB डिवाइडेड बाय K। Am I right? Phi is the deflection in the coil. इस कॉइल में कितनी डिफ्लेक्शन आ जाएगी, और वो डिफ्लेक्शन कौन दिखा रहा है? ऊपर पॉइंटर। तो पॉइंटर उसी कॉइल के साथ कनेक्टेड है या उसी मेटल स्ट्रिप के साथ कनेक्टेड है। तो जितना मेटल स्ट्रिप घूमेगा उतना वो भी घूमेगा, मतलब कि कितना घूमा, फाई कितना है, डिफ्लेक्शन कितनी है, तो वो डिफ्लेक्शन आपको पता चलेगा। देखो, N इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, वो कांस्टेंट है। A इज द एरिया ऑफ द कॉइल, वो भी कांस्टेंट है। B इज द मैग्नेटिक फील्ड, वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म रेडियल में। K एक स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब कि ये जो फाई है, इट इज इक्वल टू NAB बाई K। ये मैंने क्यों लिया? ये मैंने अलग किया ताकि इससे क्या होगा, आपको पता है कि ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो इधर I आ जाएगा। तो अब आप देखिए, ये जो है NAB बाई K, ये तो कांस्टेंट है। तो अब इसका मतलब कि डिफ्लेक्शन किसके ऊपर निर्भर करती है? वो I पे निर्भर करती है, मतलब कि करंट पे। इस कॉइल में कितनी करंट है? अगर इस कॉइल में करंट नहीं होगी, I 0, तो डिफ्लेक्शन कितनी होगी? 0। तो मतलब कि ये जो पॉइंटर यहां पर है ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब ये डिफ्लेक्ट करेगा इसका मतलब कि तब करंट होगी। तो दैट इज व्हाई दिस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट, क्योंकि जब भी I होगा तभी डिफ्लेक्शन होगी। तो जब भी आप डिफ्लेक्शन देखेंगे, जब भी आप देखेंगे कि ये पॉइंटर कितना घुमा, तो आप कहेंगे कि करंट कितनी है, इसमें करंट है कि नहीं है। अब कितनी, वो आगे का क्वेश्चन है। अभी हम देखते हैं कि ये कैसे हमें बता रहा है कि ये जो डिफ्लेक्शन है, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द करंट। यानी कि करंट जब भी होगी तभी वो डिफ्लेक्ट करेगा, जब भी वो डिफ्लेक्ट करेगा तब हम ये कहेंगे कि देयर इज करंट। तो इसका मतलब कि डिफ्लेक्शन की वजह से हम ये डिटेक्ट कर पाए कि इसमें करंट है। तो दैट इज व्हाई अब जितनी तगड़ी करंट होगी, जितना ज्यादा करंट होगा, उतनी तगड़ी डिफ्लेक्शन आ जाएगी। तो ये एक और बात यहां से हमें बता रहा है कि हम ये भी बता पाएंगे कि करंट किस प्रकार के, ये मेजर नहीं कर पाएंगे, मगर ये कह सकते हैं कि करंट ज्यादा है कि कम है। तो जितनी तेजी के साथ ये डिफ्लेक्ट करेगा, इसका मतलब कि उसमें उतनी तेजी के साथ उतनी तेज या उतनी तगड़ी करंट थी। आर गेटिंग मी? तो इस रिलेशन से हमें ये पता चला कि गैल्वेनोमीटर इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट, बिकॉज व्हेन देयर विल बी डिफ्लेक्शन देन देयर विल बी करंट। आर गेटिंग मी? तो अब बात ये आ रही है कि यहां पर दो टर्म्स यूज होती है। वन इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की किसके बराबर होती है? तो करंट सेंसिटिविटी जो होती है, करंट सेंसिटिविटी
सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो करंट सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट, यानी कि यूनिट करंट की वजह से कितनी डिफ्लेक्शन आ गई। तो इसका मतलब कि करंट सेंसिटिविटी किसके बराबर होगी, phi by I, क्योंकि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को क्या बोलते हैं हम, करंट सेंसिटिविटी। दैट विल बी इक्वल टू NAB by K, NAB by K। आर गेटिंग मी? तो इसका मतलब ये है कि ये अगर छोटी करंट होगी, बहुत कम करंट, ये डिफ्लेक्ट करेगा ना, मगर अगर अब बहुत कम करंट है, मगर है बहुत कम करंट, मगर ये जो पॉइंटर है ये डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब कि हमें नहीं लग रहा कि ये डिफ्लेक्ट हो गया, ये उस करंट को भी मतलब कि डिटेक्ट करना चाहिए। इसका मतलब कि देयर शुड बी ए अप्रिशिएबल डिफ्लेक्शन इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर व्हेन देयर इज अ स्मॉल करंट। जब बहुत कम करंट होगी उस टाइम भी हमें पता चलना चाहिए कि हाँ करंट है मगर बहुत कम है, क्योंकि ये तब डिफ्लेक्ट करेगा। तो वो डिफ्लेक्शन ज्यादा कब होगी, जब के कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए आप के को कम कर सकते हैं, मतलब कि आप स्प्रिंग कांस्टेंट या जो टॉर्शनल कांस्टेंट वो लो ले सकते हैं, बहुत कम ले सकते हैं। अगर आप एक ऐसा स्प्रिंग लेंगे जिसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट टॉर्शनल कांस्टेंट वो बहुत कम होगा, जब वो बहुत कम होगा देयर विल बी मेजरेबल फाई, मतलब कि डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। मतलब कि अगर अब करंट कम भी है, बहुत कम भी है, मगर देयर इज अगेन अप्रिशिएबल डिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि आपने के कम कर दिया। तो इसका मतलब कि करंट सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करती है, स्प्रिंग कांस्टेंट पे। वो कम रखेंगे तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये कि बहुत कम करंट्स पे भी, बहुत कम करंट्स को भी हम डिटेक्ट कर पाएंगे, मगर उसके लिए आपने क्या यूज करना पड़ेगा, आपने जो स्प्रिंग यूज करना पड़ेगा यहां पर, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होना चाहिए। या आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं। तो आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं तो उसकी वजह से phi by I यानी कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, मतलब कि आपको बहुत कम करंट पे भी डिफ्लेक्शन दिखेगी। या आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे जो गैल्वेनोमीटर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा टर्न्स रखते हैं, करंट लूप के बहुत ज्यादा टर्न्स रखते हैं। तो जब वो बहुत ज्यादा टर्न्स रखते हैं तो एन बढ़ा दिया, तो उसकी वजह से करंट सेंसिटिविटी बढ़ गई। तो इसका मतलब ये कि अब अगर करंट बहुत कम भी होगी तो नाउ द गैल्वेनोमीटर इज सेंसिटिव to detect that current also, because we have increased the n. When we have increased the n, then there will be more deflection, so we can get that current also because there is an appreciable deflection now. Are you getting me? तो इसके बाद एक और चीज है, उसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या ये वोल्टेज सेंसिटिविटी भी होता है, सेंसिटिव भी होता है कि नहीं? हाँ, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी, जैसे करंट सेंसिटिविटी आपको पता है कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, तो वो होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज आपको पता है, वोल्टेज V किसके बराबर होता है, एज पर ओम्स लॉ IR। तो आप नीचे IR लिख लीजिए। फाई आपको पता है, फाई किसके बराबर होता है, NABI by K। तो NABI by K, तो ये I और ये I गया। आर गेटिंग मी? तो इसका मतलब ये है कि करंट, ये जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो डिपेंड करता है स्प्रिंग कांस्टेंट पे, टॉर्शनल कांस्टेंट पे, या वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे, वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल पे। ये वोल्टेज है जो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब कि अगर आप कॉइल की रेजिस्टेंस बहुत कम लेंगे तो देयर विल बी अ मच मोर डिफ्लेक्शन। तो आप उसकी वजह से ये बता सकते हैं कि इसके वोल्टेज ड्रॉप कितना है, मतलब कि वो पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं है, वोल्टेज है कि नहीं। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी है। आर गेटिंग मी? तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए या करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को क्या करना चाहिए, आप उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं, आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं, आप टॉर्शनल कांस्टेंट कम कर सकते हैं। आर गेटिंग मी? तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया।